General toxicology is actually defined as the branch of science that deals with the study of the poison with reference to their sources, their properties, their mode of action, the symptoms that they produce, the lethal dose, the nature of the fatal symptoms, और उसके बाद फिर आ जाता है उनकी ट्रीटमेंट क्या है और उनका मेथड और स्पेसिफिकली जो उनकी एस्टिमेशन और डिटेक्शन का मेथड है और फिर ऑटोप्सी फाइंडिंग कौन कौन सी होती है। और फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी जो होती है या उसको हम जो है वो क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी डिफरेंट होती है, लेकिन फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी जो है वो डील करती है विद दी मेडिकल एंड लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द पॉइजन। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि द डिटेक्शन ऑफ द कॉज ऑफ डेथ जो हम करते हैं इन दी एलिज्ड केसेस ऑफ फेटल केसेस ऑफ द पॉइजनिंग, उसमें जो हम कॉज ऑफ डेथ आइडेंटिफाई करते हैं इन्यूमरेबल पॉइजन से। और मोस्टली हमने कहा था कि जो में इंडिजियस इन नेचर होते हैं उनके इंग्रेडिएंट्स और जो है वो अननोन केमिकल कॉम्पोजिशन होती है, तो उसमें हम यहाँ पे जो उसको कॉज ऑफ डेथ फाइंड करते हैं उसमें यहाँ पे आ जाएगी फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी। इसके अलावा भी इसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी, एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी, एनालिटिकल टॉक्सिकोलॉजी। अब इसमें जो एनालिटिकल टॉक्सिकोलॉजी है उसकी भी बता देते हैं कि एनालिटिकल टॉक्सिकोलॉजी एक्चुअली डील्स विद द एस्टिमेशन ऑफ दी पॉइजन जो कि आपके बायोलॉजिकल मटीरियल्स में प्रेजेंट होते हैं बहुत थोड़ी सी अमाउंट में, तो उसको हम कहते हैं। फिर एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी जो आपके एनवायरमेंट में पोल्यूटेंट्स वगैरह बनते हैं उनका हार्मफुल इफेक्ट स्टडी करना। ठीक है, ये सारे आ जाएगी। अब पॉइजन क्या होता है? पॉइजन एक ऐसा सब्सटेंस है जो जब एडमिनिस्टर किया जाता है या इनहेल किया जाता है या उसको इंजेस्ट किया जाता है तो ये हमारी बॉडी के ऊपर डेलेटोरियस हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो पॉइजन हम उसको कहते हैं। अब देखो पॉइजन और डोज में आपने किसी मेडिसिन में कैसे डिफरेंशिएट करना होता है। रिमेंबर कि आपके पास कोई भी ड्रग जब आप थोड़ी डोज में देते हो तो वो थेरेप्यूटिक डोज होती है जिसपे आप उसका इफेक्ट अचीव करते हो जो कि आपकी ट्रीटमेंट में हेल्पफुल होता है। लेकिन उसी ड्रग को अगर आप बहुत हाई डोज में दे दोगे तो वो टॉक्सिक हो जाएगी और आपके लिए वो एज अ पॉइजन एक्ट करेगी। तो वो कहते हैं कि कौन सी चीज़ें तो इन दोनों को डिमार्केट करती है, वो होती है इंटेंट कि आप किस इंटेंशन से डोज दे रहे हो। अगर आपकी इंटेंशन ये है कि आपने अपने पेशेंट को ट्रीट करना है तो ऑब्वियसली वो आपकी जो है वो एक ड्रग के तौर पर एक्ट करेगी जो कि थेरेप्यूटिक डोज होगी उसकी। लेकिन अगर किसी की इंटेंशन ये है कि वो किसी को हार्म पहुंचाना चाहता है तो ऑब्वियसली वो जो डोज ज़्यादा कर देगा तो वो आपका एज अ पॉइजन एक्ट करेगा। ठीक है, तो वो सिर्फ इंटेंट पे मैक करती है। टॉक्सिनोलॉजी जो है वो एक और चीज़ होती है जो कि डिपेंड्स करती है विद द स्टडी ऑफ दी टॉक्सिन जो कि प्लांट्स और बैक्टीरिया और फंजाई वगैरह प्रोड्यूस करते होते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आ जाएगी पॉइजनिंग हम कैसे करते हैं कि मतलब ह्यूमन पॉइजनिंग किस किस तरह की होती है। तो इसमें आपकी आ जाती है आपकी सुसाइडल, होमिसाइडल, स्टुपेफाइंग, एक्सीडेंटल पॉइजनिंग होती है। अब जो आपकी होती है सुसाइडल पॉइजनिंग, उसमें जो लोग एक्चुअली सुसाइड जिससे करते हैं पॉइजनिंग से उसमें पोटेशियम साइनाइड, हाइड्रोसाइनिक एसिड है, ओपियम है, बार्बिट्रेट है, ऑर्गेनोफॉस्फरस कंपाउंड से जो है ना वो करते हैं। अब इनसे क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो ड्रग्स हैं, जो भी ऐसी ड्रग जो कि जिससे बंदा कोई सुसाइड करे उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा? एक तो वो चीप होगी, इजीली अवेलेबल होगी, केपेबल ऑफ बीइंग एडमिनिस्ट्रेटेड एनी फूड और ड्रिंक। ठीक है, ये हम सुसाइडल की बात करें ना, और उसका प्लेजेंट टेस्ट होगा, उसकी रिपल्सिव स्मेल नहीं होगी, लीथल डोज उसकी छोटी सी होगी और लीथल पीरियड भी उसका छोटा होगा, प्रेफरेबली पेनलेस होगा। अब कोई भी बंदा जब सुसाइड करे तो वो ऐसी ड्रग नहीं लेगा जिसका पेनफुल होगा, वो पेनलेस लीथल डोज वाला लेगा। ठीक है, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक होंगे। जैसे सिमिलरली होमिसाइडल पॉइजनिंग है तो उसके इसमें यूजली आर्सेनिक, आर्टिमोनी और एक्वानोटोथेरियम, ऑर्गेनोफॉस्फरस कंपाउंड और वगैरह यूज़ किए जाते हैं। रेयरली आपके पास इंसुलिन होती है या पाउडर ग्लास भी होता है। और ओपियम जो है वो बाजू कहते हैं बच्चों के करने के लिए यूज़ करते हैं। अब इसमें भी ये कि चीप होनी चाहिए, इजी अवेलेबल होनी चाहिए, कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस होनी चाहिए, क्योंकि आपने जिसको भी पॉइजन करना तो उसमें उसको पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली उसकी ये होना चाहिए कि वो ना इजीली आपके फूड में या ड्रंक में एब्जॉर्ब हो जाए, उसको सस्पेशन को दे दो। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि इसके जो सिम्टम्स हैं, एक तो वो होते हैं वो किसी नेचुरल डिजीज़ को जो है ना वो रिजेंबल करने चाहिए या किसी सीरियस इलनेस को जो है वो होना चाहिए। और दूसरा ने कहा था कि इसकी लीथल डोज जो है वो थोड़ी होनी चाहिए लेकिन लीथल पीरियड लॉन्ग होना चाहिए, तो ताकि जो पॉइजनर है वो एस्केप कर सके। मतलब ये ओवरऑल जो है वो होमिसाइडल जो पॉइजनिंग के लिए जो आपका पॉइजनर है वो ऐसा कोई पॉइजन चूज करेगा। ठीक है ना। और उसके साथ जाती है स्टूपेफाइड पॉइजनिंग, किसी को स्टूपेफाई करने के लिए इसमें अल्कोहल है, अल्कोहल पी लोगों को पता नहीं चलेगा कि उसकी पॉइजनिंग हुई, धतूरा है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे सिगरेट कंटेनिंग आर्सेनिक है और कैनबिस इंडिका वगैरह होते हैं, ये स्टूपेफाइंग केसेस होते हैं। फिर एक्सीडेंटल पॉइजनिंग होती है जो कि हमने कहा था देखो जब कोई बहुत इनएडवर्टेंटली आपके पॉइजन और नॉन पॉइजनस सब्सटेंस को हैंडल कर रहा होता है, या फिर आपके क्वैक रेमेडीज़ में, या फिर ऑब्वियसली आपके स्नेक बाइट्स हो गए, स्कॉर्पियन बाइट्स हो गए हैं, या फिर जो आपके इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ हो रहा है हाउस पर्पसेस के लिए, इसमें आपके आ जाएगी एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी वाला आ जाएगा। ठीक है, मेंटल टॉक्सिकोलॉजी आ जाएगा। और या फिर जो है हम कह रहे हैं कि आपके जो फूड कंटेनर्स में अभी पॉइजन प्रेजेंट होते हैं तो ये आपकी एक्सीडेंटल पॉइजनिंग होती है, कोई पता नहीं ना होता। ठीक है, अब आ जाते हैं कि आपके पास हमने जो है वो पॉइजन को क्लासिफाई करना ऑन द बेस ऑफ देयर मोड ऑफ एक्शन। तो ऑन द बेस ऑफ देयर मोड ऑफ एक्शन आपके पास 6 तरह के होते हैं। यू हैव करोसिव्स, इरिटेंट्स, न्यूरोटिक्स, कार्डिक, एस्फिक्सियंस और मिसलेनियस। अब करोसिव्स कौन से होते हैं? करोसिव नाम से देखो कि वो ऐसे होते हैं हाईली इरिटेंट कंपाउंड जो कि ना सिर्फ इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करते हैं बल्कि इवन के अल्सरेशन कॉज करते हैं। इसमें 2 तरह के आपके पास आ जाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग अल्कली। स्ट्रॉन्ग एसिड्स में भी आपके पास मिनरल एसिड्स हैं और आपके मिनरल या इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है। मिनरल या इनऑर्गेनिक एसिड्स में आप देखोगे कि आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोसाइनिक एसिड है,
तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ऑर्गेनिक के अंदर आपके ऑक्सैलिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, एसिडिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड है, ठीक है। और आपके जो स्ट्रॉन्ग अल्कलीज है उसके अंदर आके कॉस्टिक पोटेशियम, कॉस्टिक सोडा, कार्बन ऑफ अमोनियम और सोडियम पोटेशियम। इरिटेंट्स कौन से होते हैं जो कि पेन प्रोड्यूस करते हैं एब्डोमेन में या फिर वॉमिटिंग या पर्जिंग प्रोड्यूस करते हैं। अब जो इरिटेंट होते हैं, अब देखते हैं कि इरिटेंट जो है जब हम पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें नेकेड आई से इरिटेंट जो ड्रग्स हैं उनकी सिम्टम्स नजर आएंगे, जैसे आपको एरिथ्रीमा नजर आएगा, सॉफ्टनिंग नजर आएगी, परफोरेशन, अल्सरेशन नजर आ सकती हैं, जो कि आपको इन दोनों के केस में नजर आएंगे। आगे हम देखेंगे न्यूरोटिक के केस में पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में नेकेड आई में आपको कुछ नहीं मिलता, ठीक है, नेकेड एग्जामिनेशन से कुछ नहीं मिलता। तो हमने कहा कि इस ग्रुप में आके इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और मैकेनिकल सब्सटेंसेस होते हैं। इनऑर्गेनिक में हमने कहा था कि आपके मेटालिक और नॉन मेटालिक होते हैं। नॉन मेटालिक में आप हैलोजेंस आ जाएंगे, फास्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। मेटालिक के अंदर आर्सेनिक, एंटीमोनी, कॉपर, लेड, जिंक, थेलियम, मैंगनीज वगैरह आ जाएंगे। ऑर्गेनिक के अंदर कैस्टोरल सीड्स, क्रोटोनोइड्स और एप्रिस पेकिटोरियस, ठीक है, ये रखो। और मैकेनिकल में कौन से है? मैकेनिकल में आपके पास इवन कि आपकी कोस्टी पाउडर ग्लास हो सकता है, चॉप हेयर भी हो सकता है, ड्राइड स्पॉन्ज हो सकता है, डायमंड डस्ट भी। अब से ये सोचो कि डायमंड डस्ट भी जो है एज ए मैकेनिकल इरिटेंट जो है आकर जाए करिए। अब न्यूरोटिक पॉइजन कौन से होंगे? सिंपल सी बात है, जो सीएनएस पे आ करेंगे। मेनली वो कहते हैं उनका थोड़ा सा ना लोकल इरिटेंट एक्शन भी होता है कि मेनली जितने भी अल्कलोइडल पॉइजन होते हैं ना वो सीएनएस में फाइंड करते हैं। इसमें वो क्या करेंगे? वो हेडेक, ड्राउजीनेस, डिलीरियम, गिडीनेस, स्टूपर, कोमा और जो है ना कुछ बाज़ कन्वर्जन कॉज करता है। और आपने रखा कि जो न्यूरोटिक के केस में हमें पता ही ना चलता क्या, क्योंकि आपको पता पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें नेकेड ऐसे कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होगी तो हम हिस्ट्री लेंगे। हिस्ट्री के अलावा हम उसके सिम्टम्स चेक करेंगे, उसके यहाँ पे विजिला की एग्जामिनेशन करेंगे, उससे हम देखेंगे कि कौन सा वाला पॉइजन है। अब जो न्यूरोटिक पॉइजन होते हैं आगे से फर्दर वाइड होते हैं दी सेरिब्रल, स्पाइनल एंड दी आपके पेरिफेरल। और सेरिब्रल के अंदर फर्दर आगे होते हैं सोमनिफेरस, डेलोरियन और इनएब्रिएंट। अब जो सोमनिफेरस है उसमें ओपियम आ जाते हैं। इनएब्रिएंट के अंदर आपके अल्कोहल है, ओके तो आपके इनएब्रिएंट के अंदर फिर अल्कोहल्स है, एनेस्थेटिक है, सेडेटिव है, हिप्नोटिक्स है, फ्यूल्स और एग्रोकेमिकल कंपाउंड्स हैं। और डेलोरियन के अंदर डेटूरा, बेलाडोना, एट्रोपा जो है वो आपके हाइसोहेमस जो हायोसिन यहाँ से आते हैं, कैनबिस इंडिका यहाँ पे डेलोरियन में आ जाते हैं। स्पाइनल के अंदर नक्स मोमोकॉस, जेल्सीमियम है। और पेरिफेरल के अंदर क्यूरारे और कोनियम है। कार्डियक में आप ये रखो कि आपके सी से रखो एकोनोडाइट और निकोटीन, और डी से डिजेल्स और ओ से ओल्ड यार्ड, बस इस तरह से याद रखो, ठीक है। एस्फिक्सेंट्स में कौन सा आ जाएंगे? जो लंग्स पे आ करते हैं, ये इररेस्पिरेबल गैसेस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सीवर गैस। और मिसलिनियस में सारे अगर आप ऐसे ड्रग्स को मिला दो जिसमें जो है ना वो डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टीज आती हैं, मतलब सारे आप ड्रग्स को मिला दो जिसमें आप कह दो ना कि डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। तो उन सबको जब हम मिला देते हैं डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टीज़ वाले में, तो वो इस तरीके से आप कह सकते हो ना कि मतलब यहाँ पे ड्रग्स आ जाते हैं जिसमें आपके पास एनाल्जेसिक्स है, एंटीबायोटिक्स है, एंटी हिस्टामिन्स है, ट्रैंकुलाइजर्स है, एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, स्टिमुलेंट्स हैं, हेलुसिनोजेंस हैं, ठीक है। अब देखो सारे का डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, लेकिन उनको हम किसी एक क्लास में नहीं कर सकते, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आया था एक दफ़ा यूक्यूज में कि जो कीथ सिम्पसन क्लासिफिकेशन है उसके मुताबिक कौन कौन से पॉइजन होते हैं। तो उसमें आपके एनाल्जेसिक्स आते हैं, एनाल्जेसिक्स में एस्पिरिन और पैरासीटामोल है। हिप्नोटिक्स आते हैं उसमें क्लोरल हाइड्रेट और बार्बिटरेट्स हैं। सेडेटिव और ट्रैंकुलाइजर्स हैं उसमें डायजेपाम और लैग्रेटल है, लार्गेक्टल है। एंटी डिप्रेसेंट्स में ट्रोफेनल है, यहाँ पे आके क्लोमीप्रामीन है। स्टिमुलेंट्स, एक्साइटेंट्स और कन्वर्जेंस में एम्फेटामिन, कोकेन, स्ट्रिक्नीन है। अबोर्टिफेशेंट में परगेटिव्स हैं। इंडस्ट्रियल गैसेस में आपके वोलेटाइल गैसेस, पेट्रोलियम गैसेस, पॉइजनिंग बाय फ्लोरा फंजा है, कोरोसिव्स और इरिटेंट्स है, ठीक है। तो ये आपकी कीथ सिम्पसन क्लासिफिकेशन है। फिर कहते हैं मेडिको लीगल क्लासिफिकेशन जिसमें हमने सुसाइडल पढ़े। सुसाइडल में बार्बिटरेट्स और इंसेक्टिसाइड्स हैं। होमिसाइडल में आर्सेनिक, एग्रोनोट, स्ट्रिक्नीन है। और स्टुपेफाइंग और एक्सीडेंटल है। तो ये आप रखना है कि एक्सीडेंटल में लव फिलर भी। तो ये आखिर जो है ना मेडिको लीगल क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो अगर आपको मेडिको लीगल क्लासिफिकेशन है तो आपने इसलिए से बताना। और की सिम्पसन क्लासिफिकेशन में ये वाली आते हैं। एनाल्जेसिक्स है, हिप्नोटिक्स है, सेडेटिव्स और ट्रैंकुलाइजर्स है, एंटी डिप्रेसेंट्स, स्टिमुलेंट्स, आपके अबोर्टिफेशन, इंडस्ट्रियल गैसेस और कोरोसिव इरिटेंट्स आ जाते हैं, ठीक हो गया। तो ये हमने उनके मोड ऑफ एक्शन के मुताबिक पढ़ लिया। अब इतना बहुत यहाँ पे आपको पता है कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन सी होती है। आपके पास एंट्रल हो सकती है, एंट्रल में माउथ या रेक्टम हो सकती है। पर में इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्रावेनस, इंट्रारेनल, इंट्रापेरिटोनियल, इंट्राथीकल कोई भी हो सकती है। फिर इनहेलेशन आपके पास होती है। अब जो एक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकल एक्शन क्या होता है कि जब आपने जो ड्रग है जिस जगह पे अप्लाई किया है उसी जगह पे जो अफेक्ट है, जैसे कोई स्किन है, स्किन पे आपने अप्लाई किया एसिड, तो एसिड की अल्सरेशन उसी स्किन पे होगी जहाँ पे आपने अप्लाई की। लेकिन रिमोट एक्शन क्या होता है कि वो जो ड्रग है वो एब्जॉर्ब हुआ और वो एब्जॉर्ब होकर किसी और, इसमें आता है स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक। कुछ ऐसे होता है जो कि स्पेसिफिकली किसी ऑर्गन को जाके एक्ट करेंगे, जैसे जो आपका डिजिटलिस है, ठीक है। तो डिजिटलिस जो है वो स्पेसिफिकली आपको पता है कि वो कहाँ पे जाएगा, वो कार्डियक टिश्यू में जाएगा, ठीक है। ये स्पेसिफिक आपको पता है कि डिजिटलिस कार्डियक टिश्यू में जाएगा। आपको पता है कि जो स्ट्रिक्नीन है, ठीक है, स्ट्रिक्नीन जाके कहाँ पे आ करेगी उसकी, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड के साथ ज़्यादा है तो वो स्पाइनल कॉर्ड पे ही जाके आ करेगी, मतलब उसके लिए स्पेसिफिक है। लेकिन कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं, अच्छा यहाँ पे कौन कौन सी दी हुई है, ओपियोइड सेरिब्रल कॉर्टेक्स के लिए, स्ट्रिक्नीन स्पाइनल कॉर्ड के लिए, डिजिटलिस हार्ट मसल के लिए। लेकिन कुछ ऐसे जैसे कोरोसिव्स है ना, ये इसका रिमोट और नॉन स्पेसिफिक एक्शन है, ये शॉक कॉज कराती है। फिर कुछ होते हैं जिनका रिमोट और लोकल दोनों, इसमें यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड, कार्बोनिक एसिड है। फिर कुछ ऐसे जिसमें बहुत जनरलाइज एक्शन, जनरलाइज एक्शन का मतलब है कि मल्टीपल टिश्यू अफेक्ट हो रहे हैं जो कि मोर देन 2 सिस्टम को क्रॉस कर रहे हैं। इसमें मैंने एक निमोनिक बनाया पाम भी, पाम भी यहाँ पे आपके पास पैक्वर्ड है, ठीक है, ये सॉरी पैराक्वर्ड है। और आपकी जो है वो आर्सेनिक है, मर्क्यूरी है, लेटेड बार्बिटरेट्स आ जाते हैं। फिर आ जाते हैं कौन से फैक्टर्स है जो कि मॉडिफाई करते हैं एक्शन ऑफ पॉइजन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा सबसे पहले आ जाता है डोज। डोज में आपको पता है कि मैंने ऑलरेडी बताया था कि जब कोई भी ड्रग थेरेप्यूटिक डोज में दोगे तो वो ड्रग है, लेकिन बहुत ज़्यादा डोज में दोगे तो वो टॉक्सिक है। लेकिन इस चीज़ों को कौन कौन से आकर एक्सेप्शन आती है, सबसे पहले आइडियोसिंक्रेसी। आइडियोसिंक्रेसी इज बेसिकली द एग्जैजुरेटेड अबनॉर्मल रिस्पॉन्स अपॉन फर्स्ट एक्सपोजर टू अ ड्रग, और ये जेनेटिक बेसिस की वजह से होता है, इसकी कोई और बेस नहीं है। जैसे आइडियोसिंक्रेसी कुछ इंडिविजुअल को होता है कि जब उनको पहली दफा क्वीनीन देके
एस्प्रिन दे या मॉर्फिन दे या आपके पास उनको हम कोकेन दें, तो वो जो है वो आपके पास एक अजीब सा रिस्पॉन्स शो करते हैं, ठीक है। इसमें मशरूम और एक्समेक भी हो सकता है। यहाँ पर कुछ इंडिविजुअल जो हाइपर सेंसिटिविटी जो होती है वो भी एक्सैजरेटेड एब्नॉर्मल रिस्पॉन्स है, लेकिन ये प्रायर एक्सपोजर की वजह से होती है। और इसकी जो है आप कह सकते हो कि इसकी जो बेसिस है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है, ठीक है, इसकी जेनेटिक बेसिस नहीं है, ठीक है ना। और इसमें जैसे पेनिसिलिन एलर्जी, अब यहाँ पे इसके अलावा टॉलरेंस की होती है। टॉलरेंस ये होती है कि फॉर एग्जांपल repeated administration of a drug will decrease its effect and we have to increase the dose to achieve the desired effect, ठीक है। तो यहाँ उसको हम कहते हैं टॉलरेंस हो जाती है कुछ लोगों को, जैसे टोबैको को, पैथरीन को, ओपियोइड हो जाती है। या फिर हमने कहा कि आपके पास एक चीज़ होती है सिनर्जिज्म, एक होता है एडिटिव, ठीक है। सिनर्जिज्म में क्या होता है कि मैंने 2 ड्रग्स, अब यहाँ पे हम यहाँ पे फॉरेंसिक के हिसाब से बात करें, यानी कि आपको पता है फार्मा में दोनों चीज़ें डिफरेंट होती हैं। जैसे अल्कोहल और बार्बिटरेट्स उनको इकट्ठे देते हैं तो उनको जो इफेक्ट होता है वो इंडिविजुअल इफेक्ट से ज़्यादा आता है, उसको हम सिनर्जिज्म कहते हैं। और अगर आपके पास जो इफेक्ट होता है वो एडिटिव होता है, यानी कि आपके पास इक्वल टू द सम ऑफ बोथ इफेक्ट है, तो फिर उसको हम एडिटिव कहते हैं, ठीक है ना। तो आपका एडिटिव इफेक्ट आता है। उसके बाद हमने बात की कि आपके पास अगर कोई पॉजिटिव जिसका एमेटिक इफेक्ट होता है, एमेटिक का मतलब कि बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग कॉज कराता है। तो अगर आपको पता है आपने उसको लार्ज डोज में दिया, तो लार्ज डोज में उसने वॉमिटिंग कॉज करा दी, तो आपने जो पॉइजन है उसका तो इफेक्ट मिटिगेट हो गया क्योंकि वो सारी की सारी डोज निकल गई है। अब इसी तरह से कुछ ऐसे पॉइजन होते हैं जो कि हमने कहा था कि आपके जो है वो स्मॉल डोज पे उनका डिफरेंट इफेक्ट और लार्ज डोज पे डिफरेंट इफेक्ट। जैसे आपके पास आर्सेनिक है, वो बहुत लार्ज डोज पे आपके पास जो है वो शॉक कॉज कर सकती है, जबकि स्मॉल डोज पे सिर्फ जीआईटी इरिटेशन कॉज कराती है, ठीक है। उसके बाद हमने बात की आपके जो कुछ कम्युनिटिव पॉइजन होते हैं, कुछ पॉइजन होते हैं जो कि आपके पास क्या करते हैं कि जैसे आर्सेनिक है, इसमें बाम से देखो आपके बार्बिट्रेट्स, आर्सेनिक और लेड और मर्करी ये अक्यूमुलेट करते रहते हैं, ठीक है। रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन देते हैं, छोटे छोटे इनकी डोजेस देते हैं, ये अक्यूमुलेट करते रहते हैं और अक्यूमुलेट करके फिर क्रोनिक टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं, यानी कि हमें छोटी डोज देनी पड़ी और छोटी डोज देने की वजह से आपके पास क्रोनिक टॉक्सिसिटी होगी, तो यहाँ पे कम्युनिटिव इनका इफेक्ट हो गया। तो यहाँ पे डोज में कौन कौन सा आ गया, आइडियोसिंक्रेसी आ गया, आइडियोसिंक्रेसी है, फिर आपकी हाइपर सेंसिटिविटी है, टॉलरेंस है, फिर आपका एमेटिक ड्रग्स आ गए, फिर उसके बाद यहाँ पे जो कम्युनिटिव इफेक्ट होता है और इसके अलावा जो बाकी सारे इफेक्ट आ जाते हैं, ठीक है। आपके पास यहाँ पे आ जाएगा फॉर्म ऑफ पॉइजन। फॉर्म ऑफ पॉइजन में 3 चीज़ें होती हैं, फिजिकल स्टेट, केमिकल कॉम्बिनेशन, मैकेनिकल कॉम्बिनेशन। फिजिकल स्टेट में सिंपल सी बात है, अगर कोई ड्रग या गैसेस या वेपर्स की फॉर्म में दिया वो रैपिडली एब्जॉर्ब होगा, फ्लूइड जो है वो आगे उसके बाद एब्जॉर्ब होगा, और जो सॉलिड्स है वो उसके बाद एब्जॉर्ब होंगे। सॉलिड्स में भी पहले पाउडर ज़्यादा एब्जॉर्ब होंगे, फिर आपके जो है वो कोर्स वाले ज़्यादा एब्जॉर्ब होंगे, और फिर आ जाते हैं जो हमने कहा था कि जो हम पिल की बात करते हैं, ठीक है। जैसे जो अगर फॉर एग्जांपल जो सिंथेटिकली कोटेड पिल्स होती है, जो कि आपको पता है कुछ ऐसी सिंथेटिकली कोटेड पिल होती है जो कि अल्कलाइन सॉल्यूशन में ही जाके एब्जॉर्ब होती है, तो वहाँ पे करेंगी। कहते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन। अब केमिकल कॉम्बिनेशन में क्या है कि टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ अ सब्सटेंस में बी फ्रॉम द केमिकल कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी भी ड्रग को किसी अनर्ट सब्सटेंस के साथ कंपाउंड किया, इसमें आगे भी डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि एजर अल्कली के साथ देती है तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, आपके स्ट्रिक्निन को टैनिक के साथ देती है वो भी एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन आपके पास कुछ ऐसे ड्रग कॉम्बिनेशन है जो कि इन्हांस कर देंगे, जैसे लेड कार्बोनेटर आपके जो आपका कॉपर आर्सेनाइट है। हाँ, अब क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ये जो दोनों होंगे वो लिपिड HCl के सॉल्युबल होते हैं, जबकि HCl में सॉल्युबल होते हैं तो स्टमक में जाएंगे तो स्टमक में तो और भी ज़्यादा इफेक्ट शो करेंगे, ठीक है। इस तरह से अल्कोहल और बार्बिट्रेट्स वो सिनर्जिज्म की वजह से उनका जो केमिकल कॉम्बिनेशन है वो एनहांस हो जाएगा। मतलब मैकेनिकल कॉम्बिनेशन वाले, मैकेनिकल कॉम्बिनेशन में आप मैकेनिकली जब उसको किसी ऐसी चीज़ के साथ कंबाइन करो ताकि उसका इफेक्ट या तो कम हो जाए तो ज़्यादा हो जाए। वैसे आप ये यहाँ पे कम वाला ही है कि आप जो अल्कोहल देते हो एनिमल चार्कोल के साथ, और जो करोसिव एसिड्स जो यहाँ पे होते हैं आपको पता है जो करोसिव हैं उनको डाइल्यूट करेंगे तो इरिटेंट्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे ये अब बताया हुआ है था आपको मोर मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो सिंपल सी बात है, अगर आपने कोई भी ड्रग दी है वो वेपर्स या गैसेस फॉर्म में दी है तो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी। उसके बाद इंजेक्टेड IV दी है, ठीक है। उसके बाद इंट्रामस्कुलर ये सबक्यूटेनियस दिए हैं तो उतनी एब्जॉर्ब होगी। उसके बाद स्वैलो अगर आप करते हो ओके तो अब यहाँ पे आप रखना कि आपके पास जो स्वैलोड है वो सबसे कम एब्जॉर्ब होते हैं। सिमिलरली अगर कोई ड्रग पार्टली स्वॉलेबल है या स्टमक फुल है तो उसकी एब्जॉर्प्शन फर्दर कम हो जाएगी, और अगर अनब्रोकन स्किन है तो फर्दर कम हो जाएगी। अब मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में क्या डिफरेंस आ सकता है, कुछ ऐसी ड्रग है जो कि आप डिफरेंट रूट से दोगे तो उनकी डिफरेंट इफेक्ट आएगा। स्नेक वेनम जब इंजेक्ट किया जाता है तो लीथल होता है, जब इंजेस्ट किया जाता है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था इतना ज़्यादा, ठीक है। सिमिलरली कोकेन है, उसको एज अगर इंजेक्ट किया जाता है तो वो NSAID आया करता है, लेकिन अगर इंजेस्ट कर लिया जाए तो वो डायरिया या कलमंजर के तौर पर आया करता है। फिर आपकी कंडीशन ऑफ द बॉडी कौन सी होती है, इसमें फिर 3 चीज़ आ जाती हैं, एज, स्टेट ऑफ हेल्थ और स्लीप और इंटॉक्सिकेशन। एज में दोनों जो आपकी एक्सट्रीम्स ऑफ एज है उसमें पॉइजन अफेक्ट करेगा ज़्यादा। स्टेट ऑफ हेल्थ में रखने कि अगर पुअर हेल्थ है तो पुअर हेल्थ में रखने के 30% भी कम होने से कंसिडरेशन होगी तो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ हो सकता है। और कुछ ऐसे डिजीज़ है जिसमें जैसे मेनिया है या डिलेरियम है, और ये ना उसमें हार्ट की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है, उसमें बंदा टॉलरेंट हो जाता है ओपीएम को, ओपियट्स को, हिप्नोटिक्स को। जैसे स्ट्रिक्नीन पैरालिसिस में हमने रखना है कि आपके मेनियम में और डिलेरियम में बंदा टॉलरेंट हो जाता है यहाँ पे आपके ओपियट्स को, हिप्नोटिक्स को, और आपकी पैरालिसिस में स्ट्रिक्नीन को। फिर स्लीप इंटॉक्सिकेशन में ऑलरेडी मेटाबॉलिज्म बहुत कम हो रहा था तो ड्रग ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता। पॉइजन की क्या फिर होती है बॉडी में, तो अनलेस वो कहते हैं कि आप स्मॉल अमाउंट में नहीं देते तो यूजुअली क्या होता है कि या तो वो वॉमिट या डायरिया से निकल जाता है, या फिर वो कहते हैं कि सेवरल वे से निकलने का खतरा हो जाता है, अगर एब्जॉर्ब हो जाता है एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है, या फिर मेटाबोलाइज हो सकता है। फिर मोस्टली क्या करते हैं कि जो पॉइजन होते हैं ना फिर भी अपने निशानात छोड़ देते हैं, कहाँ पे, एपिडर्मिस में, नेल्स में, हेयर्स में और बोन्स में। और बोन्स में तो डिपॉजिट हो जाते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप, जिसकी वजह से हमें तो हेल्पफुल होता है क्योंकि हम जो है उनको डिटेक्ट कर सकते हैं पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में ना कि उस बंदे ने कौन सी पॉइजनिंग की होगी। अब ये जो पॉइजनिंग इन लिविंग की जाती है उसमें अक्यूट पॉइजनिंग भी की जा सकती है टेस्ट करने के लिए, और आपकी क्रॉनिक भी की जा सकती है।
अक्यूट पॉइजनिंग में क्या होता है कि सिम्टम्स सडनली अपेयर सून आफ्टर द सस्पेक्टेड फूड, आपको फौरन से सिम्टम्स अपेयर करेंगे, सिम्टम्स जो है वो अजीब से होंगे, वो बिल्कुल भी किसी नॉर्मल डिजीज को शो नहीं करेंगे। और आपको पता है कि खास तौर पे आप उस फूड और मेडिसिन खाने की बात होती है तो आपको पता है जब अक्यूट पॉइजनिंग है। क्रॉनिक में क्या होता है कि जब आपने कोई इंसीरियसली और ग्रेजुअली पॉइजन एब्जॉर्ब होता है, अपना स्लो सो इफेक्ट दिखाता है। इसमें देखिए फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे की जो हेल्थ है वो कंटिन्यूसली डिटोरिएट रहती है और उसको यहाँ पे मलाइज है और अनडायग्नोज जीआईटी कोई इरिटेशन है और अराउज हुई है सस्पेशन ऑफ होमिसाइडल पॉइजनिंग, तो यहाँ पे क्रॉनिक पॉइजनिंग के केस होगा। अब जहाँ पे पॉइजनिंग डेड में कैसे होती है, डेड में पॉइजनिंग की एग्जामिनेशन के आगे 4 मेथड है। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, केमिकल एनालिसिस, आपको जो है वो एग्जामिनेशन ऑन द सस्पेक्ट, यहाँ पे कुछ एनिमल्स में किया जाता है, सूटेबल एनिमल्स में, यहाँ पे मॉरल और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होती है। अब देखो जो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन वो तो पूरा आपका मेडिकल लीगल ऑटोप्सी का प्रोसीजर आ गया ना कि पूरा जो किया जाता है। इसके अलावा आपको पता है कि जो स्मेल फ्रॉम द बॉडी एंड द क्लोथ्स, जो फ्रॉथ नोज और माउथ पे होती है, जो स्टेन्स होते हैं लिप्स के ऊपर, जो कलर्स ऑफ द स्किन है, पोस्टमार्टम लिमिडिटी है, इंजेक्शन के जो मार्क्स होते हैं और जो आपके नेचुरल ऑर्गेन्स की कंडीशन है, वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और खास तौर पर मैंने कहा था एलिमेंट्री सिस्टम को तो खास तौर पर देखा जाता है कि जो करोसिव इरिटेंट्स होते हैं वो उनके नेकेड एग्जामिनेशन उनसे हम की जा सकती है। तो इसमें आपके पास क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जो कि हम पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में देख सकते हैं एलिमेंट्री सिस्टम के लिए। हाइपरीमिया हो सकता है, आपकी सॉफ्टनिंग, अल्सरेशन और परफोरेशन, जो कि खास तौर पे क्रोसिव एजेंट के केस में होती है। केमिकल एनालिसिस में ये होता है कि आपके जो पैरेंकाइमा ऑफ द ऑर्गन है, अगर वहाँ पे उसकी डिटेक्शन से हमें केमिकल पॉइजन मिल गया तो अभी उसको चेक करते हैं। साथ हम जो फूड है, जो फाइंडिंग ऑफ पॉइजन इन द फूड एंड मेडिसिनल फ्लूइड दैट इज एलिज्ड हैव टू बी इंडिकेटेड, इट इज आल्सो कोरोबोरेटिव। ठीक है, तो ये केमिकल एनालिसिस हो गया कि हमने ऑर्गन की उसके पैरेंकाइमा में डिटेक्ट किया। फिर जो आपके पास यहाँ पे हो कि जैसे कि जो भी आपने पॉइजन डिटेक्ट किया उसको जो एनिमल्स होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स, उसको देखे जो है वो चेक किया जाता है कि क्या फैक्टर था। लेकिन ये जो चीज़ें है कुछ कंट्री में ये नहीं अलाउ की जाती है। लास्ट में जगह मोरल और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, तो ये आप चेक करते हो कि इसी क्लो के लिए कि क्या पर्सन ने खुद तो जो पॉइजन है वो बाय नहीं किया था, परचेज नहीं किया था। हम नियर बाय शॉप्स में जाके जो है वो पुलिस ऑफिसर वगैरह इन्वेस्टिगेट करते हैं। उसके अलावा उसका बिहेवियर चेक किया जाता है, उसका जो लोगों के साथ उनका कंडक्ट चेक किया जाता है, कोई सुसाइडल नोट तो नहीं है, कोई हिस्ट्री ऑफ क्वारल तो नहीं है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो नहीं थी उसको, ये सारी चीज़ें चेक की जाती है। उसको मॉरल या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कहते हैं, कोई दुश्मनी तो नहीं थी, ठीक है, ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। तो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, केमिकल एनालिसिस, एक्सपेरिमेंट्स ऑन द सूटेबल एनिमल्स और मॉरल सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि एक जो मेडिकल ऑफिसर है वो फॉर डायग्नोसिंग अ केस ऑफ पॉइजन एक डेड में चेक करता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज दी मेंशन द ड्यूटीज ऑफ अ डॉक्टर व्हेन ही एग्जाम द केस ऑफ दी पॉइजनिंग। ठीक है, तो ये जो आपके पास जो डॉक्टर्स की ड्यूटीज़ हैं ये अक्सर आपको जो है वो यूक्यूज़ में आया हुआ होता है। सबसे पहले आपके पास इसकी ड्यूटी क्या होती है कि उसने जो प्रीलिमिनरी पर्टिकुलर्स है उनको सारे पता होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि उसका जो है वो आपके पास फुल नेम, एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन, एड्रेस, डेट, टाइम, उसको कौन लेके, उसकी हिस्ट्री और उसकी डायरेक्ट डिक्लेरेशन जो है वो ली थी या नहीं ली थी, उसको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। नंबर 2, फर्स्ट ड्यूटी ऑफ द डॉक्टर इज टू ट्रीट द पेशेंट। सबसे पहले उसने हर हरबा इस्तेमाल करना है अपने पेशेंट को ट्रीट करने के लिए कि हर तरीके से बस पेशेंट जो है वो ट्रीट हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे नंबर 3 ये होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल देखो अगर कोई जो डॉक्टर है जो कि आपकी प्राइवेट क्लिनिक प्रैक्टिस कर रहा है तो उसमें जो है अगर उसमें सुसाइडल उसके पास केस आया या उसके एक्सीडेंटल केस आया है, इन दोनों केसेस में वो बाउंड नहीं है कि वो जाके किसी मेडिकल ऑफिसर को या किसी पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्म करे। लेकिन अगर किसी मेडिकल ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर ने उसको समन किया है तो वो बता सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बताएंगे कि यहाँ पे इन्फॉर्म अपॉन बीइंग समन्ड, preliminary particulars, treat the patient and the inform upon being summoned। नंबर 3 आ जाता है कि अगर आपके पास अगर फॉर एग्जाम्पल उसको पता है कि एक्सीडेंटल पॉइजनिंग है और अगर यहाँ पे इंडिकेशन है ऑफ द डेंजर टू द जनरल पब्लिक, फॉर एग्जाम्पल उसने किसी पब्लिक ईटिंग हाउस से खाना खाया है या पब्लिक ड्रिंकिंग वाटर से पानी पिया है, तो वहाँ से जो है हमें फिर पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताना होगा कि बाकी लोगों को भी खतरा हो सकता है। ये भी डॉक्टर की ड्यूटी है। ठीक है, वैसे आपको पता है डॉक्टर इसमें यहाँ पे लीगल ड्यूटीज़ है, आपकी जो है लीगल ड्यूटीज़ है, मेडिकल ड्यूटीज़ है और आपकी क्लिनिकल ड्यूटीज़ है। लेकिन जो मैंने हेडिंग बनाई है जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज मोर गुड। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई होमिसाइडल पॉइजनिंग का केस है तो उसमें तो डॉक्टर को मस्ट बताना चाहिए। ठीक है, वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है या गवर्नमेंट, अगर हम देखेंगे जो गवर्नमेंट प्रैक्टिस है उसमें जो भी तरह की पॉइजनिंग का केस है उसने इन्फॉर्म करना है। सोसाइटली एक्सीडेंटल में तो प्राइवेट क्लिनिक वाला परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब जो यहाँ पे उसके पास आया है मिसाइल वाला ना, तो उसको जो है वो बताना ही बताना है। तो यहाँ पे वो शो करेगा और उसने नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर को जाके बताना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि होमिसाइडल पॉइजनिंग केस में फिर आपके पास सेफगार्ड ऑफ द पेशेंट, इसने फिर यहाँ पे ये भी मेक श्योर करना है कि अगर होमिसाइडल पॉइजनिंग है सो ही विल मेक श्योर और वो प्रिकॉशंस लेगा ऐसी कि आपके पास जो भी उसके पास पेशेंट है वो उसमें फर्दर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉइजन जो है वो पेशेंट को ना कर दी जाए। ठीक है, इसके अलावा प्रिजर्वेशन ऑफ सैंपल इन एवरी केस ऑफ सस्पेक्टेड पॉइजनिंग द डॉक्टर मस्ट कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ द केस इन मेटिकुलस डिटेल, और वो सारी तरह के जो सैंपल उसको प्रिजर्व करेगा एंड कलेक्ट करेगा और उसको जो है वो सेपरेट कंटेनर्स में रखेगा। जैसे आपके पास स्टमक वॉशिंग्स हैं, वॉमिट के सैंपल है और यूरिन के सैंपल है, सिर्फ वो वाली चीज़ें जो उसकी प्रेजेंस में पास की गई। इसके अलावा वो ब्लड के सैंपल वगैरह लेके पंजाब फोरेंसिक साइंस लैब में भेज देगा एग्जामिनेशन के लिए। उसके बाद यहाँ पे क्या आपका नाम है प्रिजर्वेशन ऑफ सस्पिशियस मटेरियल। तो यहाँ पे सस्पिशियस मटेरियल क्या क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल उसको वहाँ के करीब कोई ऐसा यूटेंसिल मिला जिससे शायद पॉइजन बनाया गया हो, या फिर उसके करीब कोई ऐसी बॉटल जिसमें सॉलिड या लिक्विड मेडिसिन हो, या उसके करीब जो भी फूड है ठीक है वो दे देगा, या फिर आगे पास कोई भी क्लॉथ है जो कि उस बंदे के पास था जो कि वहाँ पे उस क्लॉथ में
जो है वो आपके पास वॉमिट थी या ब्लड था, ठीक है, तो वॉमिट है या ब्लड है या आपके पास कोई भी उस क्लॉट में ऐसी चीज़ है जो कि वो एग्जामिन कर सके, वो भी ये भेज देगा, ये सस्पिशियस मटेरियल आ जाता है ना। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट अरेंजमेंट फॉर डैंग डिक्लेरेशन। अगर तो पेशेंट एक बहुत सीरियस कंडीशन में तो उसको पता है कि पेशेंट कभी भी डेथ हो जाएगी, तो वो डैंग डिक्लेरेशन ले सकता है, ठीक है, जिसमें ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन द इवेंट ऑफ डेथ अ डेथ सर्टिफिकेट शुड नॉट बी इशूड बट द फैक्ट ऑफ डेथ मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द नियर बाय पुलिस ऑफिसर फॉर द नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ओपिनियन अबाउट द नेचर। अब ये जो ओपिनियन अबाउट द नेचर ऑफ पॉइजन है ये डॉक्टर देगा तो सही, लेकिन अगर आपने कि डॉक्टर तब तक नहीं देगा जब तक कि वो उसके पास लैब से रिपोर्ट नहीं आ जाती, ठीक है, वो खुद से नहीं बता देगा कि हाँ शायद ये शायद ये। उसके बाद लास्ट में यही बात है कि जो गवर्नमेंट या पब्लिक हॉस्पिटल में डॉक्टर काम कर रहा होता है उसने क्या करना है कि उसने आपके पास हमने कहा है कि उसने सारे जो है ना वो आपने पॉइजन के केस में रिपोर्ट करना है। तो आपके पास 11 ड्यूटीज रहती हैं, आप यहाँ पे बता सकते हो। प्रीलिमिनरी पर्टिकुलर्स, treating the patient, inform upon me summon, inform in case of the danger to the public, ठीक है, danger to the general public, and then homicidal poisoning के केस में safeguard of the patient, prevention of the sample, preservation of the sample, preservation of the suspicious material, arrangement of death declaration, and opinion about the nature of the poison। उसके बाद हम आ जाते हैं कि आपके पास अब आपने जनरल प्रिंसिपल कौन से होते हैं ट्रीटमेंट में, ठीक है, हाउस होल्ड हेमेटिक आ जाता है और स्टमक ट्यूब आ जाती है और चिलेटिंग एजेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पास अगर पॉइजन हमें पता है तो हमने उसकी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करनी है। अगर हमें पॉइजन नहीं पता तो हमने बस मेक श्योर करना है कि एटलीस्ट जो है जो रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन है वो तो मेंटेन रहे, क्योंकि हमें ये चीज़ें देखो हमारा एम क्या होता है कि हमने रेस्पिरेशन सर्कुलेशन को मेंटेन करना है और किसी तरह से वो जो पॉइजन है उसको इसके दौरान निकाल देना बाहर से। तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि वी हैव टू रिमूव द अनएब्जॉर्ब पॉइजन, यूज एनी एंटीडोट, एलिमिनेशन ऑफ द एब्जॉर्ब पॉइजन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द जनरल सिम्टम्स एंड मेंटेनेंस ऑफ द पेशेंट जनरल कंडीशन, ठीक है, हमने उसकी जनरल कंडीशन को मेंटेन रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है कि अगर आपके पास अनएब्जॉर्ब पॉइजन है तो अपने केसेस को करना है। अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने पॉइजन इनहेल कर लिया, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड था, आपके पास ऑटोमोबाइल गैस था, सिविल गैसेस थी, तो उसमें क्या करना है कि इसमें सबसे पहले आप उसको फ्रेश एयर में लेके जाओगे, उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन होगी, उसमें आप यहाँ पे पोस्ट ड्रेन कराएंगे, एस्पिरेशन कराएंगे ताकि म्यूकस वगैरह ना हो। अगर तो उसने इंजेक्ट, अगर फॉर एग्जाम्पल क्या कर दिया कि उसमें इंजेक्ट कर दिया पॉइजन, तो जहाँ पे भी इंजेक्ट किया गया ना, आपने रखना फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे बाजू, ठीक है, कोई भी आपके पास फॉर एग्जांपल मैं ऐसे ही बाजू बना रही हूँ, ठीक है ना, जिसको भी किसी का हाथ है और यहाँ पे इंजेक्ट किया, अगर यहाँ पे पॉइजन यहाँ पे इंजेक्ट किया तो आपने उसकी प्रॉक्सिमल टॉर्निकेट अप्लाई करना है। और प्रॉक्सिमल अप्लाई करके क्या करना है कि हमने 10 मिनट तक अप्लाई तो करना है, लेकिन 1 मिनट तक उसको छोड़ना भी है, क्योंकि आपके पास अदरवाइज गैंग्रेन डेवलप कर जाएगा। तो यहाँ पे हमने टॉर्निकेट अप्लाई करना है ताकि वो स्प्रेड ना कर जाए। उसके दौरान हमने मीन वाले करना है कि हमने वुंड को एक्सरसाइज करना है, उसको खोलना है, खोल करके वहाँ पे सक्शन के थ्रू पॉइजन को सक करना है, ठीक है, और या फिर हम यहाँ पे जो है ना वो आपकी जो है वो क्या नाम है न्यूट्रलाइजर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये इंजेक्टेड पॉइजन के केस में हो गया। कॉन्टैक्ट पॉइजन के केस में जैसे अगर स्प्रे कर दिया गया, जैसे आपको पता है वो जो है वो एसिड अटैक वगैरह कर दी जाती है, तो उसमें हम यहाँ पे तो वार्म वाटर से वॉश करना है या फिर उसको इसके एंटीडोट से न्यूट्रलाइज करना है। और अगर इंजेक्ट कर लिए गए हैं पॉइजन, इसमें आपको पता है कि या तो आपने वॉमिटिंग करानी है, एमएसएस करानी है ताकि वो निकल जाए, या फिर हमने स्टमक वॉशर कराना है, और ये जब भी कराना है आपने एज सून एज पॉसिबल कराना है और जितना भी हो सके पॉइजन उसको निकलवाना है। अब अगर पेशेंट कॉन्शियस है और कॉपरेटिव है और वॉमिटिंग हो सकती है, वॉमिटिंग कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है कुछ कंडीशन में, जिसमें आपके पास क्रोसिव्स हैं या स्ट्रिक्निन है या पेट्रोलियम डिस्टिलेट्स हैं या कॉमा है या किसी को सीरियस कार्डियो रेस्पिरेटरी डिजीज है या एडवांस प्रेगनेंसी है, तो इस केस में आप वॉमिटिंग नहीं करा सकते। अदरवाइज जिसमें करा सकते हैं उसमें यहाँ पे या तो टिकलिंग ऑफ फॉसेस करेंगे, आपको पता है एंटी फिलो ऑफ फॉसेस होता है, उस वाली जगह में हम टिकलिंग करेंगे, या फिर हम मेटेक्स यूज़ करेंगे। अब मेटेक्स कौन से होते हैं, हाउस होल्ड में वार्म वाटर है, ठीक है, 1 टेबलस्पून मस्टर्ड पाउडर है, 15 ग्राम होता है वो, 2 टेबलस्पून कॉमन सॉल्ट जो कि हम वार्म वाटर में डाल देते हैं, एक ग्लास वाले, ठीक है, टैपेड वाटर में डाल देते हैं, जो पूरा ग्लास होता है, टम्बलर फुल ग्लास होता है। फिर रेडली अवेलेबल हाउस होल्ड होते हैं, इसमें यूज़ की जाती है, इसमें एपोपैक होता है, वो 1 to 2 ग्राम ले सकते हैं, उसका सिरम ले सकते हैं 30 ml का, ठीक है, और ये जो है आपको बस 20 से 30 मिनट में प्रोड्यूस करेगा। अब जो एपोमॉर्फिन है, एपोमॉर्फिन अगर 6 मिलीग्राम देते हैं सबक्यूटेनियसली अलॉन्ग विद नैलोक्सोन HCl, जिसको हम जो है वो नेफ्रोन में कहते हैं 500 mg, लेकिन उसको हम IM आपने ये रूट्स भी आ रखने हैं। इसी रूट से जब हम देंगे तो 3 से 5 मिनट में सिवियर वॉमिटिंग होगी, ठीक है, जो कि बहुत मतलब जो ठीक होगी, इसमें प्रॉम्प्ट हाइड्रोलिसिस होगी 3 से 5 मिनट में, ये फैसिलिटेट करेगा गैस्ट्रिक टिबास को और गैस्ट्रिक कंटेंट जो है वो रिमूव हो जाएंगे। ऐसा आपके पास रिफ्लक्स जो है वो अपने इंटेस्टाइनल कंटेंट की हो जाती है प्रोड्यूस इनटू द स्टमक, हमने कहा था। लेकिन आपने रखा है कि फॉर एग्जांपल अगर हम इसको ओरली देते हैं ना तो आपको डबल द डोज देनी पड़ती है, और दूसरा आप क्या कहते हैं कि आपको जो है वो वॉमिटिंग में भी टाइम लगेगा, ठीक है, तो वॉमिटिंग हमें जल्दी करानी होती है ताकि पॉइजन जल्दी से निकल जाए। अब गैस्ट्रिक लिबास आप कर सकते हो 4 से 6 घंटे में, अगर गैस्ट्रिक लिबास कर लोगे तो वो बड़ा अच्छी बात है, फायदेमंद बात है, ठीक है। अब गैस्ट्रिक लिबास कौन से केस में कॉन्फिडेंट है, अगर क्रोसिव पॉइजनिंग एक्सेप्ट फॉर कार्बोलिक एसिड, ठीक है, तो आप नहीं कर सकते। तो कुछ केसेस में आपने प्रिकॉशन लेनी, जैसे स्ट्रिक्निन है तो उसमें आपने प्रिकॉशन लेनी कि आपने कन्वर्जन को कंट्रोल करना है, हाइपोथर्मिया है तो अपने टेम्परेचर को कंट्रोल करना है। दूसरा है कि अगर किसी ने फॉर एग्जांपल कैरोसिन है या वोलेटाइल पॉइजन है या अनकॉन्शियस है तो उसमें आपने कफ्ड इंट्यूबेशन करनी है, आपको जो एयर पाइप है, ठीक है, द एयरवे शुड बी सील विद द कफ्ड इंट्यूबेशन ताकि एस्पिरेशन ना हो जाए। अब प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहले क्या करते हैं कि आगे दिखाते हैं कि पेशेंट जो है वो प्रोन पोजीशन में लेटा होता है, ठीक है, प्रोन या सेमी प्रोन पोजीशन में होता है, ठीक है, और ये आपकी जो है वो मैं बताती हूँ, लेकिन वो प्रोन या सेमी प्रोन पोजीशन में होता है, और उसकी जो है वो प्रोन या सेमी प्रोन पोजीशन में उसको रखा जाता है, और उसकी जो लेफ्ट साइड पे यूजुअली होता है जिसको हम यहाँ पे कहते हैं फ्रंटल एलिमेंट पोजीशन होती है, या फिर उसको हम कहते हैं
ये आपकी जो है ना वो लेफ्ट लैटरल डिबिकिटस पोजीशन होती है जिसमें उसको रखा जाता है, ठीक है। और उसको यहाँ पे जो है हिप्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं ताकि रेस्पिरेटरी ड्रेनेज भी होती रहे और साथ यहाँ पे रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोई जो है ना रिगर्जिटेशन भी ना हो जाए। तो अब क्या कहते हैं कि अब यहाँ पे हमने कहा कि ये जो है वो हो गया। अब ये स्टमक ट्यूब होती है जो कि हम यूज़ करते हैं, जो कि 12.7 मिलीमीटर इसका डायमीटर होता है और हाफ लेंथ उसकी जो है ना वो आपके पास 1.5 मीटर जो है उसकी लेंथ होती है। अब इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। एक आपको जो है ना ऊपर वाला होता है फनल फिल्टर, ठीक है, और फनल फिल्टर होता है और फनल फिल्टर के यहाँ पे सक्शन बल्ब होता है। ये जो सक्शन, ये आपके पास यहाँ पे रबर ट्यूब है, सक्शन बल्ब होता है उससे यहाँ पे आप सक करते हो। उसके बाद यहाँ पे होता है माउथ गैग। अब याद रखना है माउथ गैग से लेकर जो ये वाला पूरा डिस्टेंस होता है ना ये 50 सेंटीमीटर का होता है। जो लिप से लेके स्टमक के कार्डिक एंड तक का डिस्टेंस है वो होता है 45 सेंटीमीटर। आप माउथ गैग को मार्क करते हो 50 सेंटीमीटर तक, ठीक है। ऑब्वियसली थोड़ा सा अपने मार्जिन रखना होता है। और जो माउथ गैग के बाद वाली ट्यूब होती है ना वो परफोरेशन उसमें होती है जो एंड ट्यूब है, ताकि जो हम जहाँ पे अंदर हमने लिक्विड अभी भेजना होता है अंदर, ठीक है, ऑब्वियसली गैस्ट्रिक जो लिवाज फ्लूइड होता है तो वो आपके पास यहाँ पे परफोरेशन की थ्रू जो है वो यहाँ पे निकल आए, ठीक है। अब ये आपका हो गया। तो उसके बाद हमने क्या करना है कि जो आप देखो कि सक्शन बल्ब इज प्रोवाइडेड टू सक आउट द फ्लूइड एंड सिफॉन एक्शन टू पुश द एयर इनटू द बल्ब, ठीक है। लोअर एंड इज ब्लंट एंड राउंडेड टू अवॉइड एनी इंजरी व्हेन इट इज पास्ड एंड इट इज परफोरेटेड ऑफ मोर देन वन ओपनिंग, ताकि जो है वो फ्लूइड जो है वो इजीली निकल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बता दिया। अब यहाँ होता है कि लोअर एंड को जो है वो हम ये पूरी सॉफ्ट रबर ट्यूब होती है, बड़ी इजीली पास कर जाती है। और लोअर एंड को हम खासतौर पर लुब्रिकेट भी कर देते हैं विद ग्लिसरीन या फिर विद लिक्विड पैराफिन विद मिल्क ताकि जो इसलिए क्योंकि पास करना है ओवर द टंग। और इसके अलावा हम यहाँ पे जो माउथ लेकर ना उसके सेंट्रल, अगर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उसको माउथ एक अप्लाई कर देते हैं जिसके ऊपर एक सेंट्रल होल होता है ताकि ईजिली जो है ना वो मतलब उसका जो आपकी रबर ट्यूब है वो आपकी जो है वो टीथ से कहीं इधर उधर बिफिट ना हो जाए। और जो माउथ गैग का सेंट्रल होल होता है उसके अंदर से हम रबर ट्यूब पास करते हैं। और अगर वो ऑब्वियसली वो बड़ी स्लिपरी सी होगी तो वो यहाँ से पास कर जाएगा, वो आपके ऐसे वैसे भी पास कर जाएगी। तो अब हमने यहाँ पे जब ये पास होगी, जब वहाँ पे पहुँच गई, जब आपको लगता है कि वहाँ पे पहुँच गई, तो आपने इसको कैसे चेक करना है, आपको इसको चेक कैसे करना है कि आपने स्टेथोस्कोप रखना है एब्डोमेन के ऊपर और आपने थोड़ी सी एयर उसमें पुश करनी है। अगर बबलिंग साउंड आई तो इसका मतलब है कि वो कार्डियक स्टमक एंड में पहुँच चुकी है। लेकिन अगर हिसिंग साउंड आई तो इसका मतलब अभी भी ट्रैकिया में है, ठीक है। तो ये आपने मेक श्योर करना है कि वो अभी भी ट्रैकिया में है कि नहीं। तो इसके बाद यहाँ पे करना है कि यूजुअली भी वैसे भी होता है कि अगर पेशेंट अनकॉन्शियस नहीं तो एक रिफ्लेक्स कफिंग रिफ्लेक्स भी होगा और साथ यहाँ पे ना फनल को जब हमने फनल वाले एंड को वाटर में रखा हो तो बबलिंग साउंड भी प्रोड्यूस होगी। तो ये तो आपका प्रोसीजर हो गया। उसके बाद क्या करना है कि जब आपके पास वो अंदर चली गई है आपने क्वार्टर लीटर वाटर लेना है, प्लेन वाटर 35 डिग्री सेल्सियस को यहाँ पे फनल के थ्रू डालना है। पहले कि विच इज हेल्ड अबव द लेवल ऑफ द माउथ, ठीक है। उसको अबव द लेवल ऑफ माउथ के हमने पानी डालना है, उसको लो द लेवल ऑफ द माउथ करना है ओवर रिसेप्टेकल टू अलाउ द गैस्ट्रिक कंटेंट्स टू दी सिफॉन ऑफ, ठीक है। फिर हमने सबसेक्वेंट जो है वो वॉशिंग करती रहती है विद हाफ लीटर। अब लगता है कि जो फर्स्ट वॉश है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपने प्रिजर्व करना है केमिकल एनालिसिस के लिए वो भेजना है। अगर ये जो प्रोसेस है वो तब तक जो है वो किया जाता है कंटिन्यूसली हम यहाँ पे वार्म वाटर डाले जाते हैं जब तक कि जो रिटर्निंग फ्लूइड होता है उसका सेम कलर ना हो और उसका कैरेक्टरिस्टिक लिवाज फ्लूइड वैसे ही ना हो, ठीक है। जब तक उसका चेंज होता है तो फिर हम चेंज करते हैं। अब ये हमने कहा कि आपके पास कौन से साथ साथ जैसे अब साथ साथ हम ये भी कर सकते हैं कि आप अच्छे जो है वो एंटीडोट भी साथ साथ देना शुरू कर दें। आप मैग्नीशियम सल्फेट या सोडियम सल्फेट देते हैं ताकि अपरगेशन इंश्योर और कोई भी जो पॉइजन है वो यहाँ पे इंटेस्टाइन में ना रहे। सोडियम बाइकार्बोनेट हम देते हैं टू काउंटर द एक्शन ऑफ एस्पिरिन पॉइजनिंग। एक्टिवेट चारकोल होते हैं अल्कलॉइड्स, फिर यहाँ पे लिक्विड पैराफिन देते हैं एज अ आपको जो डेमल्सन फुट होती है। बच्चों में क्या करते हैं कि हम रायल ट्यूब यूज़ करते हैं, यहाँ पर 8 to 12 फ्रेंच रबर ट्यूब होती है जो कि आपके पास 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। वो 50 जो है ना वो ml ग्लास रेंज जो है ना उससे हम करते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है आपका एंटीडोट, ठीक है। अब जो एंटीडोट है ना, दीज आर द रेमेडीज टू काउंटरएक्ट और न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ पॉइजन विदाउट कॉजिंग एप्रिशिएबल हार्म टू द बॉडी। इसमें आप ये कब देते हो जब आपने गैस्ट्रिक लिवाज भी किया, एमएसएस भी किया लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ, पॉइजन अभी भी अंदर है, या फिर आप ये नहीं कर सके क्योंकि कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन थी, या फिर आपका पॉइजन एब्जॉर्ब हो गया है, या फिर जो है वो आपने किसी ऐसे रूट से दी थी जो कि इंजेक्शन से अलावा है। इसमें आपके मैकेनिकल और फिजिकल एंटीडोट्स होते हैं, आपके केमिकल एंटीडोट्स होते हैं, फिजियोलॉजिकल फार्माकोलॉजिकल होते हैं और आपके यूनिवर्सल होते हैं। जो केमिकल या फिजिकल एंटीडोट्स होते हैं वो होते हैं जो कि इनका मैकेनिज्म एक्शन होता है कि उन्होंने एब्जॉर्प्शन को इम्पीड करना है, जैसे डिमल्सेंट है। डिमल्सेंट में आपके फैट्स, ऑयल्स और मिल्क वगैरह जाते हैं। जो फैट्स जैसे आपके पास ये सारी चीज़ें होती है ना, ये कहती है कि आपके स्टमक की म्यूकस मेम्ब्रेन के उन्होंने कोड बना देती हैं, इरिटेटिव और कोरेसिव पॉइजनिंग दोनों में हेल्पफुल होंगी, कोड बना के उसके एब्जॉर्प्शन को जो है ना वो कम करती हैं। इसमें देखते हैं कि आपके पास जो फैट्स और ऑयल्स और मिल्क होते हैं, आपने फैट सोलेबल वाइटामिन की जो आपकी फैट सोलेबल पॉइजन है उसके केस में नहीं यूज़ करना। फॉस्फोरस है, DT है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड है, उसके केस में नहीं यूज़ करना, नहीं तो और खतरे की बात हो जाएगी। इसके बाद बल्कि फूड जैसे बनाना है तो बनाना जो है वो इम्प्रिजनमेंट कर देता है ग्लासी पार्टिकल्स की। इसके बाद लास्ट में आपके पास एक्टिवेटेड चारकोल, जो एक्टिवेटेड चारकोल होता है ना वो आपको हेल्प करता है उसमें आपके जो है वो उसमें हेल्प करता है आपके जो एब्जॉर्ब करते हैं आप एल्कलॉइड्स पॉइजन के लिए एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है, या फिर स्ट्रिक्निन वगैरह के लिए। इसकी आपके पास डोज जो होती है वो होती है 30 to 60 मिलीग्राम इन चिल्ड्रन और 60 to 100 ग्राम्स इन एडल्ट्स, मिलीग्राम नहीं ग्राम, ठीक है। आपने रखना है कि आपने इन 5 टाइम्स द क्वांटिटी ऑफ द वाटर, आपने जो आप जो चारकोल देते हो एल्कलॉइड को रिवर्स करेंगे वो 5 से 10 गुना ज़्यादा होता है। फिर केमिकल एंटीडोट, जो केमिकल एंटीडोट होते हैं या तो डायरेक्ट केमिकल एक्शन प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं, उसको नॉन टॉक्सिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है।
अब इसमें आपके पास यहाँ पे डाइल्यूट एसिड या विनेगर होता है, ठीक है, वो ऑब्वियसली न्यूट्रलाइज करेंगे अल्कली को डायरेक्ट केमिकल एक्शन, जिसमें आपके पास कैन फ्रेट यूज हो सकते हैं। इसके अलावा आपके पास डाइल्यूट अल्कलीज हो सकते हैं जैसे मेलाकोमेनिस है, लेकिन बाइकार्बोनेट यूज करना रप्चर ऑफ स्टमक का खतरा हो सकता है। आपके पास टैनिन हो सकते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग टी जो कि इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं द अल्कोहल्स, ग्लूकोसाइड्स और मेटल्स। और पोटेशियम परमैंगनेट बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत सारे ऑक्सीडाइजेबल एजेंट के जो है वो यूज हो सकता है, जिसमें आपके पास अल्कलॉइड्स हैं, आपके माइडोपारीन है, एंटीपायरिन है, बारबिटरेट्स वगैरह है, और उसको 1000 एशियन में यूज़ करते हैं 1 ग्राम में 1000 लीटर। और वो कहते हैं इतना ही सेफ होता है कि आप 100 to 150 ml जो है वो स्टमक में रहने दे सकते हो। लास्ट में आपके पास आयोडीन हो जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। उसमें फिजियोलॉजिकल फार्माकोलॉजी एजेंट होता है जो कि सिंपल पॉइजन के इफेक्ट को काउंटर करें, ठीक है। इसमें आपके एट्रोपिन, पाइलोकार्पिन के लिए, आपके जो है वो नैलोक्सोन मॉर्फिन के लिए, मेजिकोन बेंजोडाइजेपिन के लिए, डायजेपाम जो है वो स्ट्रिक्निन के लिए, तो इस तरह से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसमें कहा कि चिलेटिंग एजेंट, चिलेटिंग एजेंट कौन सा होता है आपको पता है? चिलेटिंग एजेंट वो होता है जो कि आपके पास मेटल्स को ट्रैप करते हैं और जो है ना वो ऑब्वियसली मेटल की पॉइजनिंग को जो है वो डिक्रीज करेंगे, जो आपके पास स्टेबल और आपकी जो है वो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं ताकि जो है वो पॉइजनिंग को डीक हो जाएगी। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कुछ दिए हुए हैं। अब लगता है कि आपके पास अगर BAL EDTA और बार्सिनेट इकट्ठे दिए तो आगे जो बार्सिनेट जो कि कैल्शियम डाइएथाइल टेट्राएसिड एसिड तो आर्सेनिक के लिए यूज हो सकता है। EDTA और जो बार्सिनेट है वो मर्करी और लेड के लिए यूज हो सकता है, एन-पेनिसिलिन मर्करी के लिए और लेड और कॉपर के लिए और डेस्प्रोक्सामिन आयरन के लिए। अब जो आपके पास ब्रिटिश एंटी लुएसिड होता है उसको हम डायमर कैप्सूल भी कहते हैं, ये आपके हेवी मेटल पॉइजनिंग में सर्ट में यूज होता है। ये ना इसको हम डीप इंट्रामस्कुलर के लिए देते हैं 10% सोल्यूशन आगे अरेकिस ऑयल में जिसमें साथ बेंजल बेंजोइट भी डाला होता है। तो सवेयर पॉइजनिंग में हम पहले देते हैं 3 milligram per kg in 4 hourly interval for 2 days, then in 6 hourly interval for the third day और 12 hourly interval subsequent 10 days के लिए देते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बस अपने लिवर डैमेज भी इसको नहीं देना। EDTA चिलेटिंग एजेंट होता है जो कि लेटर मर्करी में ज़्यादा अच्छा होता है, MCR को कि लेटर मर्करी में ज़्यादा अच्छा काम करता है। इसको आप यहाँ पे 1 ग्राम देते हो 5 दिन के लिए और स्लो IV इन्फ्यूजन देते हैं इन आइसोटोनिक सलाइन, ठीक है। और 1 ग्राम देते हो और यहाँ पे 2 दिन का फिर इंटरवल आता है, ये बाल से ज़्यादा थोड़ा होता है अच्छा। और इसके अलावा इसको रीनल डैमेज में नहीं देते। जो पेनिसिलिन होता है इसके फायदे उसको ओरली दे सकते हैं, कॉन्टिन्यू दे सकते हैं, और आपको EDTA से कम लोशन रिक्वायर होती है। यहाँ पे कॉपर, लेड और मर्करी के लिए देते हैं, जिसके हम 30 मिलीग्राम पर केजी द बॉडी अप टू 2 ग्राम से दे सकते हैं, जो कि 4 इक्वल डोज में डिवाइड होता है सेटिस्फैक्टरली। इसको हम यहाँ पे वेस्टर्न डिजीज में देते हैं। डेस्प्रोक्सामिन जो है वो यहाँ पे अक्यूट आयरन पॉइजनिंग और हेमोकॉन्ट्रोमिसोसिस में देते हैं। एंड यूनिवर्सल एंटीडोट हम तब देते हैं जब हमें नेचर ऑफ पॉइजन का नहीं पता या फिर जब आपने एक से ज़्यादा पॉइजन जो है वो दे दिया। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो इसकी कॉम्बिनेशन है, आप यहाँ पे देते हो 2 पार्ट्स में पाउडर चारकोल जो कि एब्जॉर्ब करता है अल्कलॉइड को, 1 पार्ट में मिल्क और मैग्नीशियम जो कि न्यूट्रलाइज करता है एसिड को, 1 पार्ट में टैनिक एसिड जो कि प्रेसिपिटेट करेगा अल्कलॉइड को, सॉल्यूशन ग्लूकोसाइड वगैरह को, ठीक है। और बात इसको यहाँ पे हम टेबल फूस देंगे एक आपके वाटर के अंदर। फिर आपकी जो एलिमिनेशन होती है एब्जॉर्ब पॉइजन की, इसमें आपको पता है कि यहाँ पे सबसे पहले तो ये कर सकते हैं कि आप ज़्यादा फ्लूइड दो ताकि एक्सक्रीशन ज़्यादा हो जाए, ठीक है। अगर बस अभी से अगर पता है आपका जो अगर पॉइजन है वो इसलिए कर दो आप यहाँ पे अल्कलाइन करोगे यूरिन को, जैसे आपके पास फिनोबार्बिटोन है या सैलिसाइलेट है। अगर आपका पॉइजन बेसिक है जैसे आपके पास एम्फेटामिन है कोई नहीं, तो आप यहाँ पे यूरिन को एसिडिफाई करोगे। साथ डायलिसिस भी की जा सकती है, हीमोडायलिसिस की जा सकती है। हीमोडायलिसिस जो है वो की जाती है इन द केस ऑफ आपके बोरिक एसिड, ग्लूटामाइड, मिथाइल अल्कोहल, सैलिसाइलेट्स एंड थायोसाइनेट्स। और आपकी ही प्रोविजन की जाती है जो कि लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होते हैं। फिर एक्सचेंज ट्रांसफर प्रिंसिपल होता है जो कि बच्चों में ना हम उसका पूरा खून निकाल के उसको एक्सचेंज करते हैं, लेकिन ये सर बच्चों में किया जा सकता है कि जितना खून ऑब्वियसली एडल्ट में नहीं निकाला जा सकता है। इसमें सैलिसाइलेट और बार्बिट्रेट्स और आयरन सॉस के लिए ही किया जाता है। और लास्ट में कहते हैं होल बॉडी इरिटेशन की एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ है, होल बॉडी इरिटेशन, लेकिन ये हर जगह पे नहीं की जा सकती, ठीक है। फिर ये जो जनरल ट्रीटमेंट है ये आपकी जो है वो एक स्लाइड है उसमें ज़्यादा अच्छी लिखी गई है, जैसे आपको पता है कि आप मॉर्फिन देते हो पेन के लिए, ऑक्सीजन फॉर द आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देते हैं, कार्डियक स्टिमुलेंट देते हैं फीलिंग सर्कुलेशन के लिए, एनेस्थेटिक बार्बिट्रेट और डायजेपाम फॉर कन्वर्जन, डिहाइड्रेशन के लिए हम सलाइन इन्फ्यूजन देते हैं, ग्लूकोज हाइपोग्लाइसीमिया के लिए इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करते हैं। पेशेंट जो कि उनको हमें वार्म और कंफर्टेबल रखना होता है, प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक टू ऑल केसेस, गुड नर्सिंग केयर, और साइकियाट्रिस्ट जो है वो हम देते हैं अगर आपके पास सस्पेक्टेड सुसाइडल पॉइजनिंग का केस था फॉर इंटरव्यू विद द पेशेंट बिफोर डिस्चार्ज।